वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में दो इनिशियली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो 1885 से लेकर के गांधी के आगमन तक, गांधी का जब आगमन होता है उस वक्त तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दो प्रकार की विचारधाराओं से होकर के गुजरा है। एक को हम उदारवादी विचारधारा, दूसरे को उग्रवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रकार की विचारधाराओं ने ही राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और राष्ट्रवादी जो संघर्ष है उसको भी आगे बढ़ाया है। और भारत को स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए इस संगठन ने इन दो विचारधाराओं के माध्यम से एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिस पृष्ठभूमि में गांधी जी के नेतृत्व में आगे चल करके भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये जो दो विचारधाराएं जो 1885 से लेकर के मूल रूप से जो है सूरत अधिवेशन में जो स्प्लिट हुआ, जो विभाजन हुआ नरमपंथी और नरम दल और गरम दल के बीच, और उसके बाद फाइनली जो है 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में दोनों गुटों का पुनः जो है मेल हो गया। तो कुल मिलाकर के दोनों धाराओं का एक तुलनात्मक अध्ययन जो है प्रस्तुत करेंगे कि क्या दोनों के बीच भिन्नताएं क्या थी। उदारवादी विचारधारा जिसके नेता हम सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और उग्रवादी नेता इससे हम मूल रूप से लोकमान्य तिलक, जिसे हम लाल बाल पाल शब्दों से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य रूप से क्या भिन्नता थी और किस तरह से इन लोगों ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में दोनों के क्या विचार थे। जो उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बहुत ही साफ उनका चिंतन था, क्योंकि वो लोग वो थे जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से निकले हुए थे, ब्रिटिश विचारधारा से प्रभावित थे। और ब्रिटिश विचारधारा मूल रूप से पश्चिमी विचारधारा का ही एक हिस्सा थी, और पश्चिमी विचारधारा जो मूल रूप से पुनर्जागरण काल से जो है विकसित होती आ रही थी, उस विचारधारा ने एक उदारवादी चिंतन को लोगों के सामने रखा था। उसी उदारवादी चिंतन का रूप जो है वो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो उदारवादी गुट था उनका था। वे उदारवाद में विश्वास करते थे, और उदारवाद का मतलब यहाँ पर यह है कि वो व्यक्ति की गरिमा में, व्यक्ति के इर्द गिर्द चिंतन करने में, व्यक्ति के हितों को केंद्र में रख करके चिंतन करने में विश्वास करते थे। और उस उदारवादी चिंतन से प्रभावित थे जो किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति को केंद्र में रखकर चिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसका ही परिणाम था, क्योंकि चूंकि ब्रिटिश उदारवादी व्यवस्था में विश्वास करते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के नीतियों में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, अंग्रेजों की मंशा में जो उन्होंने प्रोपेगेट किया था अपने शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से, जो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश, उसमें उनका गहरा विश्वास था। वो ये मान करके चल रहे थे कि अंग्रेज कोई साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन के तहत भारत में नहीं आए। जैसा कि अंग्रेज स्वतः भी कह रहे, स्वयं भी इस बात की घोषणा करते थे कि उनका उद्देश्य किसी भी देश में जाकर के उस पर राज्य करना या उसका दोहन करना, शोषण करना नहीं है, बल्कि परमात्मा ने उन्हें एक मिशन दिया है। और उस मिशन ये है कि उनके पास जो परमात्मा ने सभ्यता की लौ अलख जगाई है, उस रोशनी को वो संसार के कोने कोने में ले जाएं। और जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है, खास करके इन्होंने जो प्रशासन के संचालन के संदर्भ में जो ज्ञान अर्जित किया है, या अन्य क्षेत्रों में चाहे सामाजिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो उन्होंने
ज्ञान अर्जित किया है, किस तरह से तार्किक तरीके से बुद्धि परक न्याय परक समाज की व्यवस्था स्थापित की जाए, इस सारे ज्ञान को आर्थिक विकास के लिए उन्होंने जो औद्योगिक क्रांति की जो तकनीक है उसको जो उन्होंने ग्रहण किया, इस सभी को उन क्षेत्रों तक पहुंचा पाए जिन क्षेत्रों में अभी तक अंधकार है, जिन जो लोग इन चीज़ों से अवगत नहीं है। तो अंग्रेज़ों की इस नीतियों या इस विचारधाराओं में उनका गहरा विश्वास था कि अंग्रेज़ों की मंशा भारत का दोहन करना, भारत का शोषण करना या भारत पर केवल राज करना नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ भारत में क्रमशः रूप से भारत को उस ज्ञान से अवगत कराना चाहते हैं, उस सारे तकनीकों से ट्रेन करना चाहते हैं जिसको सीखने के बाद भारतीय स्वयं धीरे धीरे अपने देश की शासन सत्ता को संचालन करने के योग्य हो जाएंगे। और इसीलिए इनका विश्वास था कि भारतीयों को कम से कम 50-60 साल तक, जिस समय आया था, अभी भी भारतीयों को, भारत को अंग्रेजों के साथ ही रहना चाहिए। इसी ये इनका कैरेक्टराइजेशन था। जबकि दूसरी ओर जो उग्रवादी विचारधारा लोकमान्य तिलक या विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय जैसे जो लोग थे, वो लोग भारतीय जो शिक्षण परंपरा है उससे निकले हुए लोग थे, और इसीलिए उनके पास एक दृष्टि थी, एक भिन्न प्रकार की दृष्टि थी, जिसका इस्तेमाल करके वो यह देख सकते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के पीछे उनकी मंशा क्या है। और इस मंशा को उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा कि ब्रिटिशर्स जो भारत में आए हैं वो एक प्रकार के अहंकार से ग्रसित हैं, वो अपने आप को अधिक ज्ञानी समझ रहे हैं, अपने यहाँ जो ज्ञान के जो भंडार हैं उनमें उनका गर्व है और गौरवान्वित महसूस करते हैं उसके संदर्भ में, और भारत में जो कुछ भी है उन सभी की निंदा करते हैं, सभी को हीन भाव से दिखते हैं। और भारतीयों में ये भावना लगातार भरने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो कुछ भी है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो पुरानी चीज़ें हैं और उसका त्याग कर देना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो भारत में जो भी ऐतिहासिक धरोहर है ये सब जो है बेकार है और इसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा वो दुष्प्रचार कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने ये देखा कि साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं ब्रिटिशर्स की, वो न केवल भारतीयों को जो है नैतिक पतन की ओर ले जा रही है, धीरे धीरे उसमें निराशा के भाव भर रहे हैं, बल्कि दूसरी ओर साम्राज्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो मूल रूप से शोषणकारी, दोहनकारी प्रवृत्ति है, और किसी भी रूप में वह अंग्रेजों की नीतियों को या अंग्रेजों के शासन को भारतीयों के लिए उपयोगी नहीं समझ पा रहे थे। वो ये देख पा रहे थे कि अंग्रेजों का मूल ध्येय है कि भारत के कोने कोने से जो है जो जो संसाधन है उसको लूटा जाए, और लूट करके उन संसाधनों को जो है अपने देश ले जाया जाए और देश में जो है तरक्की के रास्ते खोले जाए। और भारत में जो उनका राजनीतिक सत्ता थी, वो राजनीतिक सत्ता भारत के आर्थिक शोषण में उनकी सहायता कर रही थी। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों की जो मंशा थी, अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी, उनके प्रति उनका संदेह बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही खुला हुआ था। जबकि उदारवादी इस बात को नहीं पढ़ पा रहे थे, वो इस बात में पूरा यकीन रखते थे कि जो भी समस्याएं भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य के कारण है, वो उच्च स्तर पर बैठे अंग्रेज अधिकारियों या अंग्रेज शासकों के कारण नहीं है, बल्कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जो अर्धज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, उनकी वजह से है, उनके अहंकार की वजह से है। यदि भारतीय जो है उन तक जो उच्च शासन के पदों पर बैठे हैं वहाँ तक यदि अपनी बातों को पहुँचाने में सक्षम होता है, तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भारत के हित में किए जाएंगे। और इसीलिए उदारवादी जो है लगातार ब्रिटिश साम्राज्य के
प्रशंसा करते रहते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही वह स्वराज्य की, स्वशासन की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की मांग करते रहे, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि अंग्रेजों के साथ रह करके ही जो है भारतीयों का कल्याण संभव हो सकता है। तो जबकि दूसरी ओर उग्रवादी विचारधारा वालों ने, चूंकि उनकी मूल ध्येय को पहचाना था, इसलिए वो किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों के भीतर, अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए स्वशासन या स्वराज में उनका कोई यकीन नहीं था, और इसलिए वो अंग्रेजों से बिल्कुल अलग, उससे मुक्त होकर के स्वराज्य, सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। तो ये अंतर जो है किस संदर्भ में दिखाई दे रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति दोनों वर्गों का दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से उलट था। एक और उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अपने लिए बेहतर मान रहे थे, उनके सानिध्य में ही उनको लग रहा था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उनको लग रहा था उनके पास ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा को अपना करके भारतीय समाज में जो है सुधार किए जा सकते हैं, भारतीय समाज का पुनर्जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है, उसकी पुनः स्थापना की जा सकती है और एक नए सिरे से एक सशक्त शक्तिशाली समाज का गठन किया जा सकता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य जो हैं वो निहित हो, और उन्हीं के ज्ञान विज्ञान के तकनीक के आधार पर जो है एक नवीन आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का विकास भी किया जा सकता है, जिससे भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, अशिक्षा, इस तरह की चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये उदारवादियों की विचार। जबकि उग्रवादी इस दृष्टिकोण से देख रहे थे कि भारत का भला ब्रिटिशर्स के साथ संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का अपना उद्देश्य है, दोहन का उद्देश्य है, शोषण का उद्देश्य है, सत्ता बनाए रखने का उद्देश्य है, और समाज में जो उसका इंटरवेंशन है, जो समाज में जिसको हम सुधार कर रहे हैं, वो दरअसल उनके कल्चरल, सांस्कृतिक आक्रमण है। वो अपनी जो है संस्कृति को भारतीय समाज में प्रविष्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ये मान्यता थी कि यदि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कोई समस्या है भी तो उसे भारतीय जमीन से ही उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, भारतीय दृष्टिकोण से ही उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसको भारतीय चिंतन के आधार पर ही उसका मूल्यांकन। और बहुत सारे जो है विचारकों ने वैदिक संस्कृति को, या वैदिक संस्कृति में जो बुद्धिवाद था, तर्कवाद था, उसके आधार पर भी जो है अपने समाज का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन की बात कर रहे थे। और इस दृष्टिकोण से उग्रवादी इस बात पर सहमत थे कि हमें राजनीतिक मुक्ति सबसे पहले चाहिए, राजनीतिक मुक्ति मिलने के पश्चात हम अपने समाज का पुनर्गठन या आर्थिक उन्नयन या शैक्षणिक आधार जो है वो तैयार कर सकते हैं, हमें उसके लिए अंग्रेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दोनों के विपरीत विचारधाराएं थी। दूसरा जो आधार है जिस पर हम तुलना कर सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आंदोलन की प्रकृति क्या, किस तरह से ये दोनों अपने अपने जो है उद्देश्यों को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इस संदर्भ में पहली चीज ये थी कि उदारवादी शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों की वकालत कर रहे थे, उसमें विश्वास व्यक्त कर रहे थे कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, अंग्रेजी साम्राज्य से, अंग्रेजी शासन से कुछ मांगना है, तो हमें जो तरीका अपनाना चाहिए वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक माध्यम हो। विधान ने जो हमें, जो ब्रिटिश कानून, संसद के द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत जो तरीके उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके हम जो है ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष अपनी मांगों को रख सकते हैं। जबकि उग्रवादी जो है इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर शासन किया जा रहा है वो अवैध है, वो जबरदस्ती कब्जा है, और जहां कब्जा होता है, जहां जिस शासन व्यवस्था का आधार ही अवैध है, गैर वैधानिक है, उसमें संवैधानिक माध्यम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कोई भी मार्ग जो ब्रिटिशर्स हमें सुझा रहे हैं कि इस माध्यम से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका
कोई वैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सत्ता बल से, छल से प्राप्त की है, भारतीयों की सहमति से प्राप्त नहीं की है। जो कानून का निर्माण किया जाता है, चूंकि संवैधानिक माध्यम वहां जो है होता है जहां नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके उनके माध्यम से कानून का निर्माण करवाया। यहाँ पर तो नागरिकों को अधिकार ही नहीं है, नागरिक तो बंधक है, नागरिकों के पास कोई कोई अधिकार है ही नहीं, और नागरिकों ने ना तो अपने ऊपर शासन करने की सहमति दे रखी है। इसलिए वैसी संस्थाओं के कानून जिसको जिसको नागरिकों ने सहमति दी ही नहीं है कानून बनाने की, वैसे कानून को संवैधानिक या वैधानिक नहीं कर सकते, इसलिए उनके संवैधानिकता का तो प्रश्न नहीं उठता। दूसरा जो आधार है, उदारवादी जो है अनुनय विनय याचिका के द्वारा, मांग पत्र के द्वारा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध के द्वारा अपनी बातों को कहने में विश्वास रखते थे, जिसे 3 Ps भी कहते थे। जैसे 3 Ps में उन्होंने प्रेयर, पिटीशन और अंत में प्रोटेस्ट की बात कहते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। इसके माध्यम से वो अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखने के पक्षधर थे कि यदि उनका विश्वास था कि यदि, जैसा कि पहले मैंने कहा कि अंग्रेजों के उच्च शासन अधिकारियों की न्यायप्रियता, उनके न्यायप्रियता, उनकी मंशा, उनके ध्येय में इनका पूर्ण विश्वास था। इनकी ये मान्यता थी कि वो भी भारत का कल्याण चाहते हैं। केवल समस्या इस बात की है कि वो हमारी समस्याओं से अवगत नहीं है, और अवगत कराने के लिए उन्होंने याचिका, मांग पत्र, चर्चा पर चर्चा, अनुनय विनय, और यदि आवश्यक हुआ तो शांतिपूर्ण मार्च, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से वो अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उच्च अधिकारी जो है समस्या से अवगत होते ही वो निश्चित रूप से उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उग्रवादियों का जो दृष्टिकोण था कि जब वो वैधानिक सत्ता ही नहीं है, जब वैधानिक सत्ता नहीं है तो कोई भी तरीका अवैध नहीं हो सकता। हर प्रकार के तरीके जो है वो वैध होंगे, और इसीलिए वह उग्र साधनों का प्रयोग करते थे। 3 महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने लोगों के सामने रखी, स्वदेशी और बहिष्कार। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रथम, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करें, आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं का इस्तेमाल करें, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, अपनी संस्कृति पर अडिग रहें, अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करें, अपने ज्ञान विज्ञान, अपनी शिक्षा पद्धति पर जो है विश्वास रखें, और हर चीज़ जो बाहर से आई है, चाहे वो शासन व्यवस्था है, चाहे वो वैचारिक तंत्र है, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र है, इस सभी का बहिष्कार किया जाए, चाहे वो वस्तु हो। और व्यापक रूप से उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का प्रतिपादन किया, जो उस समय तत्कालीन नियमों के अनुसार अवैध समझा जाते। लेकिन उग्रवादियों का विश्वास था कि जो सत्ता ही अवैध है तो उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट का कोई भी माध्यम अवैध नहीं हो सकता। उन्होंने एक और तरीके की बात की, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध एक नया जो है टूल्स था, एक उपकरण था, जिसके माध्यम से उग्रवादियों ने आह्वान किया कि यदि सत्ता को शिथिल करना है, सत्ता के संचालन, सत्ता की जो है गाड़ी है उसको रोकना है, इस जो है ये विशाल चक्र को रोकना है, तो उसे निष्क्रिय करना है, तो जो है सिंपली उसका प्रतिरोध करो, उसका बहिष्कार करो, जो है उसके साथ असहयोग करो। इस तरह की जो है पद्धतियों का जो है इजाद किया और इसका उपयोग किया। तीसरी चीज जो है स्वशासन प्राप्त करने का उद्देश्य उदारवादियों का था, और दैट वाज द डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन, शासन हमारा हो, और इसके लिए वो मांग पत्र रखते थे मुख्य रूप से कि अधिक से अधिक भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया जाए, वायसराय के काउंसिल में शामिल किया जाए, राज्य के गवर्नर जनरल के जो है उनकी काउंसिल में शामिल किया जाए। दूसरा जो मुख्य रूप से डिमांड हुआ करती थी कि जो कानून बनाने की जो संस्था विकसित हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले तो भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ती है तो इन संस्थाओं की शक्ति बढ़ाई जाए,
शक्ति जो है कार्यपालिका पर भी हो, शक्ति जो है वह बजट पर हो, और इस तरह से शक्ति बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे। तो इस तरह से धीरे धीरे वह एग्जीक्यूटिव में भी और लेजिस्लेचर में भी, और फिर धीरे धीरे वो ये मांग करते रहे थे कि जितने भी जो है प्रशासनिक पद हैं, उच्च आधिकारिक पद हैं, धीरे धीरे उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। अधिक से अधिक भारतीय उसमें शामिल होंगे, अधिक से अधिक भारतीय शामिल होंगे तो अधिक से अधिक वो सीखेंगे। उसी तरह जो है सैन्य पदाधिकारियों में भी जो है भारतीयों के को धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाने के प्रति जो है इनका आग्रह हुआ करता था। और इस तरह से प्रशासन हो, चाहे सेना हो, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सब जगह भारतीयों को धीरे धीरे संख्या बढ़ा करके अंततः जो है स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य का लक्ष्य उन्होंने रखा था। जबकि उग्रवादी जो है उनके इस लक्ष्य से, उस उद्देश्य से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनकी ये मान्यता थी कि चाहे चाहे सुराज, विदेशी सुराज कितना ही अच्छा क्यों ना, कितना ही हितकारी क्यों ना हो, कितना ही लोक कल्याणकारी क्यों ना हो, कितना ही विकासवादी क्यों ना हो, एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि वह स्वराज्य से बेहतर नहीं हो सकता। स्वराज्य जिसमें अपना राज्य हो, अपनी व्यवस्था हो, अपनी संस्कृति पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो, अपनी संस्कृति पर आधारित शैक्षणिक व्यवस्था हो, अपनी मातृभूमि के विकास के अपने तरीके हों, अपने तंत्र हों, अपने प्रयास हों, अपने लक्ष्य हों, सब कुछ वह जो वो स्वयं तय करें। तो विदेशी सुशासन किसी भी रूप में देशी स्वराज्य से बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए वह आमूल चूर मतलब जो है पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, और इसीलिए स्वराज्य की मांग की उन्होंने। कहा स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, उन्होंने इसका आह्वान किया तिलक ने। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आंदोलन की प्रवृत्ति, इनका यह विश्वास उदारवादियों का जो सफलता के रूप में अब तक उनके सामने आया था, वो 1892 का सुधार अधिनियम था, जिसमें थोड़े बहुत सुधार किए गए थे। काउंसिल में भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल करने का प्रस्ताव था। उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो उसकी संख्या बढ़ाई गई थी, उसमें नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। ये पर्याप्त नहीं था, परंतु कुछ हद तक जो है उदारवादियों को इसमें सफलता मिली थी। जबकि उग्रवादी ने जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उग्र रूप से आंदोलन किया, लेकिन उसका दमन भी उग्र रूप से ब्रिटिश सरकार ने किया। और धीरे धीरे जो है उग्रवादी जो आंदोलन था, जो बहिष्कार और स्वदेशी और भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए जो है शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे जो है तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। लीडरशिप को जो है वो गिरफ्तार करके उन्हें ट्रायल किया गया और उन्हें जो है सज़ा दी गई। धीरे धीरे ये जो है लीडरलेस होने की वजह से ये इस विचारधारा पर आधारित जो संग्राम था वो धीरे धीरे थम गया। और उसके बाद जो है 1916 में उदारवादी और उग्रवादी दोनों जो है गुट दोबारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गए। तो आज इतना ही, दोनों की ये तुलनात्मक विश्लेषण था, इसको आप लोग देखें।